पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आगे उसका उपयोग देखते हैं हम, क्या क्या उपयोग है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। तो पहला उपयोग है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म बना सकते हैं इसकी सहायता से। जैसा आप लोग देख रहे हैं, प्रकाश किरण के मार्ग को एक समकोण से मोड़ना। तो यहाँ देखिए सभी प्रकाश किरण जो है समकोण बनाते हुए मुड़ रही है, वो भी किसका उपयोग किया हमने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश किरण के मार्ग को दो समकोण से मोड़ना। तो यहाँ देखो 2 बार समकोण बनाते हुए मुड़ रही है, एक बार यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, उल्टे प्रतिबिंब को उसी दिशा में सीधा प्राप्त करना। तो यहाँ देखो पी क्यू, तो यहाँ सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया हमने पी डैश क्यू डैश, ठीक है। मेन जो इसका उपयोग है वो आप लोग अभी दैनिक जीवन में करते हो। आप लोग सभी यूट्यूब, गूगल, सारी चीज़ें जो चलाते हैं नेट की सहायता से, एक बार आप लोगों ने गाना लिख के सर्च किया या कोई टॉपिक जो पढ़ना चाहते हैं वो सर्च किए तुरंत जो है आपको थोड़ी देर में जो सारे डाटा उपलब्ध है यूट्यूब में या गूगल में, वो सारी चीज़ें आपको तुरंत दिखा देता है। तो सोचो सिग्नल जो है हम भेजते हैं वो तुरंत हमको रिप्लाई भी कर देता है। तो सोचो कितनी तेज जाता होगा सिग्नल, और किसके कारण जाता है, तो यहाँ उपयोग किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, प्रकाशिक तंतु ये मैंने एक प्रकाशिक तंतु लिया हुआ है, ठीक है, एक वायर है। ये जो वायर दिख रहे हैं ये है प्रकाशिक तंतु, जो बहुत ही पतला वायर दिख रहा है ना, ये है प्रकाशिक तंतु। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा एक फव्वारा टाइप का एक सजावटी सामान रहता है, उसमें जो है पतली पतली इसी प्रकार के वायर रहते हैं, और उसमें यहाँ पर जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें लाइट जलते रहता है, वो भी प्रकाशिक तंतु ही है, ऑप्टिकल फाइबर ये किस पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक है। और कैसे सिग्नल को भेजती है, तो प्रकाश के वेग से। इसमें हम क्या करते हैं, इस वायर में प्रकाश आपतित होता है, और इस प्रकाश आपतित होता है कि उसमें बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, ठीक है ना। मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजना है हमको, एक कंडीशन। और एक कंडीशन ये है कि हमको क्या भेजना पड़े, सघन माध्यम से विरल माध्यम, और दूसरा कंडीशन क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो इन दो कंडीशंस को फॉलो करते हुए इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो हम डाटा जो लिखते हैं मोबाइल में, वो प्रकाश के रूप में फिर यहाँ जाता है, ठीक है ना। और सिग्नल प्रकाश का वेग तो आप लोग जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ठीक है ना। तो इस वेग से हमारा सिग्नल जाता है और उसी वेग से रिप्लाई भी हमको मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इतना फास्ट काम होता है, ठीक है ना। तो प्रकाशिक तंतु जो है आज के दैनिक जीवन में पूरा हलचल मचा दिया है, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और किस पर आधारित है ये, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल के रूप में श्रव्य, सुनने वाला तथा दृश्य संकेतों को उसी तीव्रता के साथ सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी या लंबी दूरियों तक ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। समुद्रों में बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स जो हैं बिछे हुए हैं, ठीक है ना। प्रकाशिक तंतु के निर्माण में प्रमुख आवश्यकता यह है कि इनके भीतर लंबी दूरियां तय करते समय प्रकाश का अवशोषण बहुत कम होना चाहिए। इसे क्वार्ट्ज जैसे पदार्थों के शोधन तथा विशिष्ट विचरण से बनाया जाता है। सिलिका कांच में तंतुओं में 1 किलोमीटर लंबे तंतु में प्रकाश के केवल 95% से भी अधिक भाग को संचरित करना संभव है। केवल 5% जो है ऑब्जर्व हो जाता है, बाकी 95% जो है क्या होता है, आगे बढ़ता है सिग्नल, हमारा प्रकाश सिग्नल। तो बनावट किस प्रकार की है इसकी, तो देखो इतनी पतली तार जो दिख रही है, इसमें अंदर क्रोड है, ठीक है ना। कोर केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, जो एक समान अपवर्तनांक 1.5 वाले कांच या प्लास्टिक से बना होता है। इसका व्यास 5 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। देखो यहाँ 3 परतें हैं, पहला है क्रोड,
ठीक है। दूसरा है क्लैंडिंग और तीसरा है सुरक्षात्मक जैकेट, ठीक है ना। तो आच्छादक या क्लैंडिंग क्या होता है उसे देख लेते हैं। केंद्रीय भाग के ऊपर के अपवर्तनांक से कम, इससे कम रहेगा, से कम अपवर्तनांक के पदार्थ की परत होती है जिसे क्लैंडिंग कहते हैं। इसका व्यास 100 माइक्रोमीटर से 400 माइक्रोमीटर तक होता है। ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। उसके ऊपर सुरक्षात्मक जैकेट लगा देते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ, ठीक है। प्रकाशीय तंतु सीधा या टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। इसको और संरचना दी गई है इसमें, ठीक है ना। कार्यविधि क्या है, जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता है वह तंतु के अंतर गुजरने लगता है। इसका तंतु और क्लैंडिंग के अंतरा पृष्ठ के बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है ना। तो सघन माध्यम क्लैंडिंग से होकर प्रकाश किरण क्लैंडिंग जो सघन माध्यम की भांति व्यवहार कर रहा है से क्रोड में आएगी, ठीक है, सघन से विरल में। और किस प्रकार आपतित होगी कि इसका आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो बार 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 ये क्रिया होती है और अंत में प्रकाश उतनी ही तीव्रता के साथ बाहर निकल जाती है, ठीक है। प्रत्येक चरण में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तीव्रता की विशेष हानि नहीं होती। प्रकाश की तीव्रता को बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर एम्पलीफायर लगाया जाता है। एम्पलीफायर मतलब उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम। प्रकाशिक तंतु की रचना इस प्रकार से की जाती है कि तंतु में मुड़ाव होने पर भी प्रकाश तंतु के भीतर उसकी लंबाई के अनुदिश प्रकाश सरलता पूर्वक अनुगमन कर सके, ठीक है। तो देखो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से, यदि ये मुड़ेगा तो भी जो है प्रकाश के गमन होने में कोई भी जो है कठिनाई नहीं होगी। ये सुरक्षात्मक, ये पूरा जो है ये प्रकाशिक तंतु कहलाता है। इसके अंदर क्रोड है, क्लैंडिंग है, ठीक है, और ऊपर सुरक्षात्मक जैकेट भी लगा हुआ है, ठीक है, जो विद्युत रोधी पदार्थ है। उसके ऊपर देखो ये इतनी पतली वायर है कि सुरक्षा के लिए, और जो है मोटे तार से इसको कवर किया गया है, ठीक है, ताकि मुड़ने या टेढ़े मेढ़े होने पर प्रकाश के गमन में कोई कठिनाई ना हो इसके लिए, ठीक है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है, तो चिकित्सा और प्रकाशीय जांच में, ठीक है ना, प्रकाशीय सिग्नलों के संप्रेषण में, अपवर्तन मापी के रूप में, ठीक है। इनका उपयोग महीन प्लास्टिक तंतुओं से बनी सजावटी लैंप में फव्वारे जैसी संरचना जो होती है, जो मैंने बताया, उस रूप में भी किया जाता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग है। अब देखते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसके सूत्र का निगमन करते हैं हम, ठीक है। तो हम लोगों ने दर्पण पर परावर्तन देखे हैं और चिन्ह परिपाटी यहाँ दिया गया है। तो जैसा मैंने चिन्ह परिपाटी बताया था वैसा ही होगा। यदि आपको संख्या रेखा पता है तो इस ओर धनात्मक होती है, इस ओर ऋणात्मक, ऊपर जाने पर भी धनात्मक और नीचे आने पर ऋणात्मक, ठीक है ना, सॉरी ये ऋणात्मक। तो इसी को याद रखिए और ये हर जगह काम आएगा, ठीक है ना। पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार। प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होती है, इस ओर से आपतित होगी। समस्त दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है, पोल से विपरीत दिशा में है। किरण की विपरीत दिशा में यदि मापेंगे तो ऋणात्मक और उसी दिशा में मापेंगे तो धनात्मक होगी, ठीक है। वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, ये देखिए वस्तु की लंबाई यदि इस प्रकार से है तो धनात्मक, नीचे की ओर प्रतिबिंब बनेगा तो ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा। आभासी प्रतिबिंब के लिए v ऋणात्मक तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v धनात्मक होता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, ठीक है ना, तथा उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी, ठीक है। अवतल मीन्स इस प्रकार से होगा, ये सामने दिया गया है। तो इस ओर है आपतित किरण, इस दिशा में, इसके विपरीत है
तो इस ओर ऋणात्मक होगी भाई, ठीक है ना। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होगी, इसी ओर नापना है तो, ठीक है। अब यू का चिन्ह ऋणात्मक, भाई प्रतिबिंब को सामने ही रखेंगे ना, दर्पण के उस पार तो नहीं रखेंगे, तो सदैव ऋणात्मक रहेगी वस्तु की दूरी। आभासी प्रतिबिंब के लिए v ऋणात्मक आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, v ऋणात्मक होगा क्योंकि इस ओर बनेगा, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v धनात्मक होगा, ठीक है। वास्तविक, ये आप लोग याद रखेंगे। अब मेन चीज़ देखते हैं इसका, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो क्या क्या चीज़ें अभिगृहित की जाती है, एब्जॉर्प्शन माना जाता है कि वस्तु बिंदु वस्तु है तथा मुख्य अक्ष पर स्थित मानी जाती है। भाई हमेशा तो वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं होगी, परंतु हमको जो है व्यंजक देखना है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वस्तु को सदैव मुख्य अक्ष पर माना जाता है। द्वारक बहुत छोटा है, ये इस प्रकार बड़ा दिखाया गया, एक्चुअल में ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब मुख्य अक्ष पर अल्प कोण बनाते हैं, ये भी हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। सबसे पहले उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन देखते हैं, ठीक है। अपवर्तन के लिए हम सारी चीज़ें उत्तल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। अवतल के लिए सेम है, किसी एक के लिए यदि पढ़ लिए तो हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो उत्तल के लिए थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। और परावर्तन का जब देख रहे थे तो उसमें अवतल देखते हैं, ठीक है ना। परावर्तक पृष्ठ जो है उस अवतल के लिए देखेंगे और अपवर्तन के लिए उत्तल का, ठीक है। तो माना कि APB एक उत्तल पृष्ठ है, माना कि APB क्या है, उत्तल पृष्ठ है। एक ओर का अपवर्तनांक μ1, दूसरी ओर का अपवर्तनांक μ2 है। डायग्राम याद है तो देख के इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। विरल माध्यम है एक और वायु, दूसरी ओर सघन माध्यम कांच है, ठीक है ना। P इसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, ठीक है। इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की कोई वस्तु O स्थित है, ठीक है। इस पृष्ठ से मुख्य अक्ष पर बिंदु आकार की वस्तु O से चलने वाली किरण OP वक्रता केंद्र C की दिशा में आपतित होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये किरण आपतित हुई और जो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, ध्यान देंगे, OP जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसी दिशा में पुनः वापस लौट आ जाती है, ठीक है। तो एक प्रकाश किरण ये हुआ, हमको प्रतिबिंब बनाना है तो दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता है, तो एक प्रकाश किरण O से चलने वाली है, ठीक है। OM अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब कैसे बनाएंगे, तो यह आपतित किरण है तो इससे 90 अंश का कोण बनाते हुए बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ये वक्रता केंद्र पर अभिलंब है, ठीक है ना। तो ये अभिलंब है CL, ठीक है। तो विरल से सघन तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। और MI मार्ग का अनुसरण करती है। दोनों किरणें बिंदु I पर मिलती हैं, देखो वक्रता केंद्र से होकर सीधे जाएगी, इसी में मिल गई, तो ये पॉइंट पर मिली तो इस बिंदु पर प्रतिबिंब बन गया I, ठीक है। इस प्रकार O का वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है। बहुत ही इजी है इसका कैलकुलेशन। आपतन कोण क्या होगा भाई, तो OML आपतन कोण I, अपवर्तन कोण IMC जो है अपवर्तन कोण R। यहाँ हम मुख्य अक्ष से आपतित किरण अल्फा कोण बना रही है, ठीक है। अपवर्तित किरण बीटा कोण बना रही है मुख्य अक्ष से ना, ठीक है। और जो वक्रता केंद्र है या अभिलंब जो है मुख्य अक्ष से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण। ये हम लेके चलते हैं, ठीक है। पुनः एक बार देखिए, आपतित किरण मुख्य अक्ष से अल्फा कोण, अपवर्तित किरण बीटा कोण और अभिलंब जो है थीटा कोण बना रही है मुख्य अक्ष से, ये लेके चलते हैं। उसी को लिखा है MOC, कोण को हमेशा बीच में लिखते हैं ना, ठीक है। अल्फा MCP बी थीटा और
आई सी, ये हो गया बीटा। ठीक है, अब स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अपवर्तनांक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम जानते हैं, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये सूत्र हम लोगों ने देखा है अभी, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, यहाँ आप क्या किए, तिर्यक गुणा कर दिए। हमारे पास था म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो म्यू टू का मल्टीप्लाई साइन आर से हो गया, म्यू वन का मल्टीप्लाई साइन आई से हो गया, और म्यू टू का मल्टीप्लाई साइन आर से हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं। आई और आर के मान बहुत अल्प है। ठीक है, बहुत ही छोटा हमने अपवर्तक पृष्ठ लिया है, तो आई और आर के मान बहुत कम है। तो साइन आई को मैं डायरेक्ट आई लिखूंगी और साइन आर को आर लिख देंगे। ठीक है, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू आ जाएगा साइन आई की जगह यहाँ आई और साइन आर की जगह आर, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तिर्यक गुणा, ये तो हम देख ही चुके हैं, आपतित किरण अल्फा, अपवर्तित किरण बीटा, और अभिलंब जो है मुख्य अक्ष से थीटा कोण बनाती है सभी। बहिष्कोण का मान दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये हम लोगों ने किस में पढ़ा है, 9th या तो 10th के प्रमेय में। ठीक है ना, मान लो ये कोण, ये पॉइंट है ए, कोण ए है, ये कोण बी है मान लो, और ये कोण सी है। ठीक है, ये है कोण डी, बाहर में जो बन रहा है कोण डी, तो कोण डी बराबर होगा कोण बी प्लस कोण सी। बहिष्कोण, बाहर में बनने वाला जो कोण है, दूरस्थ, ये पास वाला नहीं, दूरस्थ है, जो दूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। अंदर में जो कोण बन रहे हैं इससे दूर, इन दोनों के योग के बराबर होता है। इसी का हम उपयोग करेंगे अब। ठीक है, तो इस बहिष्कोण प्रमेय का उपयोग करके ये 2 पॉइंट जो है हम निगमित करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ क्या है, बहिष्कोण आई है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या आई बराबर मैं लिख सकती हूँ दूरस्थ अंतः कोणों के योग ना, तो कौन कौन है, अल्फा और थीटा, यदि इस त्रिभुज की बात करें हम। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, यदि हम त्रिभुज एम सी आई की बात करें तो बहिष्कोण ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, आर प्लस बीटा, थीटा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा। बहिष्कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, आई बराबर होगा अल्फा प्लस थीटा, दूर है और अंतः कोण है, अंदर में बने हुए कोण। अब त्रिभुज एम सी आई के लिए ये बाहर का कोण हो गया और अंतः कोण आर और बीटा हो गए, तो ये 2 जो है फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। यही लिखा गया है यहाँ। ठीक है, तो आई का मान तो हमको मिल गया, अब चाहिए आर का वैल्यू, तो यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लो, तो थीटा माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र था म्यू वन आई म्यू टू आर बराबर। ठीक है ना, तो म्यू वन आई की जगह अल्फा प्लस थीटा, म्यू टू आर की जगह क्या लिखेंगे, थीटा माइनस बीटा। ठीक है, अब ये सूत्र तो सभी जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, अब पुनः अल्फा बीटा व थीटा के मान अत्यंत अल्प है। ठीक है, तो उसको tan अल्फा लगभग बराबर है अल्फा के। अब कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं हम अल्फा की वैल्यू, अल्फा बीटा और थीटा। तो अल्फा के लिए चाप कौन होगा, पी एम, अल्फा बराबर पी एम बटे त्रिज्या क्या होगा, ओ पी। ठीक है ना, ये त्रिज्या दूरी ओ पी। बीटा के लिए निकालते हैं, तो बीटा के लिए चाप क्या होगा, पी एम पुनः, और त्रिज्या क्या होगा, पी आई। ठीक है, थीटा के लिए निकालते हैं, थीटा के लिए पी एम पुनः जो है चाप होगा, और त्रिज्या क्या होगा, पी सी। ठीक है, तो इन मानों को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर, अल्फा थीटा और बीटा के मानों को। तो म्यू वन
पी एम अपॉन पी ओ, पी एम अपॉन पी सी, म्यू टू पी एम अपॉन पी सी माइनस पी एम अपॉन पी आई। बस चाप बटे त्रिज्या निकाल लिए हैं, ठीक है ना। पी एम यहाँ से कॉमन आएगा पी एम, ठीक है, यहाँ से कॉमन आएगा पी एम, तो दोनों ओर क्या हो जाएगा, कैंसल। हमारे पास बचेगा म्यू वन 1/PO प्लस 1/PC, यहाँ भी 1/PC माइनस 1/PI। PO बराबर क्या है, तो डायग्राम से देखते हैं। PO, PI और PC का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो PO जो है वस्तु से दूरी है, PO, और मुख्य ये देखो इधर है तो ऋणात्मक आएगा माइनस U, और ये पोल से इमेज की प्रतिबिंब की दूरी है कौन सा, PI, तो होगा V होगा, इधर पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। PC इस ओर पॉजिटिव लेंगे, वक्रता त्रिज्या होगा क्या, हाँ भाई वक्रता त्रिज्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ठीक है ना, इस ओर है क्योंकि, तो सारे मानों को यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। -1/U प्लस 1/R, 1/R माइनस 1/V, ठीक है। अब यहाँ क्या किए, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए म्यू वन और म्यू टू का, ठीक है। R वाले को एक साइड रख लिए, ठीक है, और U और V वाले को एक साइड रख लिए, ठीक है, और कुछ नहीं। इस सूत्र को उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र कहते हैं। पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं हम क्या क्या किए हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेना है, दो प्रकाश किरणें ले लेनी है, बिंदु वस्तु लेना है, ठीक है। एक इस प्रकार से जाएगी प्रकाश किरण, एक वक्रता केंद्र से, इमेज मिल गया, ठीक है। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अभिलंब खींच लेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब अल्फा बीटा और थीटा कोण बनाएंगे, और इसी को आगे हमको सॉल्व करते जाना है और उसका मान निकालते जाना है। बहुत ही आसान है, बहिष्कोण का प्रमेय उपयोग करना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या उपयोग करना है। 1 से 2 बार यदि आप लोग लिख के देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है ये। अवतल लेंस के लिए भी सेम है एकदम, ठीक है, परंतु एक यदि हम प्रिपेयर कर ले तो बहुत ही आसान हो जाएगा, दूसरा प्रिपेयर करना, तो एक यदि अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो नहीं लगता, ठीक है।